अथॉरिटी प्रैक्टिस बिफोर द आईआरएस। रूल्स ऑफ प्रैक्टिस। गवर्निंग अथॉरिटी कौन है? ट्रेजरी डिपार्टमेंट सर्कुलर 230 रूल्स जो इस्टेब्लिश करता है कैसे हम लोग इंटरनल रेवेन्यू सर्विस के सामने जाके प्रैक्टिस करेंगे। तो वो रूल्स और जो रेगुलेशंस है वो गवर्निंग करता है कौन? आईआरएस। So this rule govern how practitioner interact with the IRS। माने हम लोग कैसे इंटरेक्ट करें आईआरएस के सामने, प्रैक्टिशनर कैसे उसको रिप्रेजेंट करे टैक्स पेयर को। तो ये जो भी रूल्स एंड रेगुलेशंस है वो गवर्न करते हैं, गवर्निंग अथॉरिटी है ट्रेजरी डिपार्टमेंट सर्कुलर 30। तो व्हाट कंस्टिट्यूट प्रैक्टिस बिफोर द आईआरएस। सो हम लोग जाके जब कोई भी टैक्स पेयर को रिप्रेजेंट करते हैं तो उसका राइट्स, उसका प्रिविलेजेस, क्या लाइबिलिटीज़ है, उसका अंडर टैक्स लॉज एंड रेगुलेशंस जो आईआरएस एडमिनिस्ट्रेशन करता है उसका। तो वो प्रैक्टिस बिफोर द आईआरएस कंसिडर किया जा सकता है। तो बहुत सारी चीज़ उसमें आता है, इंक्लूड है, बहुत सारी चीज़ उसमें एक्सक्लूड है। जैसे इंक्लूड वाला पोर्शन जैसे हम लोग देखते हैं कि कोई भी मैटर पे कम्युनिकेट करना, कोई भी मैटर पे आर्ग्यू करना, नेगोशिएट करना कोई भी चीज़ को, या कोई डॉक्यूमेंट्स फाइल करना ऑन द बिहाफ ऑफ ए क्लाइंट, इसको हम लोग प्रैक्टिस कंसीडर करते हैं। टैक्स पेयर के सामने जाके रिप्रेजेंट करते हैं आईआरएस को, कोई भी हियरिंग्स या मीटिंग्स जो कंडक्ट होता है आईआरएस जो उसको कंडक्ट करते हो, उसको जाके हम लोग टैक्स पेयर को रिप्रेजेंट करते हैं, तो वो भी प्रैक्टिस कंसीडर होता है। कोई भी डॉक्यूमेंट हम लोग प्रिपेयर करते हैं या फाइल करते हैं बिफोर द आईआरएस, या भी कोई रिटन टैक्स एडवाइस देता है, कोई रिलेटेड टैक्स अवेयरनेस और टैक्स इवेशन इशूज़ में हम लोग कोई रिटन टैक्स एडवाइस देते हैं, तो वो भी प्रैक्टिस कंसीडर किया जा सकता है। कोई भी मैटर पे जाके हम लोग नेगोशिएट करते हैं आईआरएस के सामने, कोई पेनल्टीज है, कोई भी ऑडिट्स जो कंडक्ट हुआ है, या कोई कलेक्शंस इश्यूज़ है, तो भी प्रैक्टिस कंसीडर किया जा सकता है। अभी बहुत सारी चीज़ इसमें जो प्रैक्टिस कंसीडर्ड नहीं होती, जैसे वही टैक्स रिटर्न प्रिपेयर करना, जो टैक्स रिटर्न प्रिपेयर किया गया है उसको अमेंड करना, कोई भी चेक्स इशू हुआ है उसका रिफंड को क्लेम करना, उसके रिगार्डिंग उसको प्रैक्टिस नहीं कर सकते। कोई भी इंफॉर्मेशन जो आईआरएस ने मांगा है, ठीक है, तो उसको रिस्पॉन्ड करना, मेयरली एज ए विटनेस अपीयर करना आईआरएस के सामने, और कोई भी यूएस टैक्स कोर्ट में जाके टैक्स पेयर को रिप्रेजेंट करना, तो ये कंसीडर नहीं होता है एज ए प्रैक्टिस। जो प्रैक्टिस होता है इंक्लूड्स और जो एक्सक्लूड होता है, ये पोर्शन मैंने मेंशन किया यहाँ पर। और उसके बाद जैसे हम देखते हैं कि कौन कौन प्रैक्टिस कर सकता है आईआरएस की फोर के, कौन कौन ऑथोराइज रिप्रेजेंटेटिव है। जैसे अटॉर्नीज है, इन गुड स्टैंडिंग विद द बार इन एनी स्टेट और यूएस टेरिटरी। जो बार काउंसिल्स के मेंबर्स हैं, जो अटॉर्नीज है, ठीक है, उसको आगे एनरोलेशन नहीं करना है, वो अटॉर्नीज है, उसको राइट दिया गया है कि आपके पास अनलिमिटेड राइट है, आप जाके कोई भी टैक्स पेयर को रिप्रेजेंट कर सकते हैं बिफोर दी आईआरएस। सर्टिफाइड पब्लिक अकाउंटेंट यूएससीपीए जो है वो लाइसेंस्ड है, और वो सबसे बड़ा बात है वो सस्पेंडेड और डिसबर्ड नहीं होना चाहिए। जब एट द टाइम ऑफ प्रैक्टिस वो सस्पेंडेड डिसबर्ड नहीं होना चाहिए, ये मेंशन रहना चाहिए। इस पर कभी कभी एमसीक्यूज आते हैं। एनरोल एजेंट, उसका ही पढ़ाई करें हम लोग कि आईआरएस एग्ज़ाम हमको देना पड़ता है कि उस पर क्वालिफाई करता है, उसके बाद हम लोग आईआरएस का एक्सपीरियंस लेते हैं। तो उसके बाद जब हम लोग आगे क्वालिफाई करते कि हम लोग जाके आगे प्रैक्टिस करें। एनरोल्ड एक्चुअरीज और एनरोल्ड रिटायरमेंट प्लान एजेंट्स जो होते हैं कि वो लिमिटेड पर्पस के लिए, कोई सर्टेन पर्पस के लिए उसको एक राइट दिया गया है कि आप जाके रिप्रेजेंट कर सकते हैं टैक्स पेयर को बिफोर द आईआरएस। नेक्स्ट हो गया एनुअल फाइलिंग सेशन प्रोग्राम। कुछ क्राइटेरिया से हम आगे पढ़ेंगे उसके बाद बारे में कि उसको क्वालिफाई करते हैं, वो क्राइटेरिया को फुलफ़िल करते हैं और आगे जाके कोई टैक्स पेयर को रिप्रेजेंट करते हैं, उसका टैक्स रिटर्न सबमिट करते हैं, कोई भी डॉक्यूमेंट्स फाइल करना रहता है आईआरएस के बिफोर, तो वो लोग जाके वो प्रिपेयर करते हैं, फाइल करते हैं डॉक्यूमेंट्स। कोई भी रिफंड चेक अगर कोई नेगोशिएट करना होता है तो जाके नेगोशिएट करता है। लेकिन सबसे बड़ी बात यहाँ देखा जा सकता है कि जो रिटर्न वो प्रिपेयर किया है उसी को अमेंड कर सकते हैं, या उसके रिगार्डिंग उसके बिहाफ में जाके भी वो कर सकते हैं काम। अनएनरोल्ड इंडिविजुअल्स होता है कि जो अगर स्पेसिफिकली कोई परमिट किया गया है उसको सर्टेन केसेस में जाके आप जाके रिप्रेजेंट करें टैक्स पेयर को आईआरएस के सामने, तो उसको वो अटॉर्नी देके या पावर ऑफ अटॉर्नी देके उसको अनएनरोल्ड जो इंडिविजुअल्स है उसको राइट दिया जा सकता है। अप्रेजर, कोई वैल्यूएशन मैटर है, किसी भी वैल्यूएशन मैटर रिगार्डिंग कोई अप्रेजर को कोई अपॉइंट करके आईआरएस के सामने उसको प्रैक्टिस के लिए ये कर, लेकिन वो ये सब कुछ ही लिमिटेड प्रैक्टिस है। खाली ये ध्यान में रखना कि ये नोट मैंने यह मेंशन किया कि एनरोल्ड एजेंट्स
CPAs and attorneys all have the unlimited rights to the practice before the IRS। और सर्कुलर 230 में ये मेंशन है कि एनरोल एजेंट, CPAs और अटॉर्नी के पास ये अनलिमिटेड राइट है, और बाकी जो भी सारे ये ऑथोराइज रिप्रेजेंटेटिव या ऑथोराइज प्रैक्टिशनर है इसको लिमिटेड पर्पज़ के लिए आगे जाके वो टैक्स पेयर के बिहाफ पे IRS को रिप्रेजेंट कर सकता है। आगे मूव करते हैं कि अटॉर्नी एंड CPA का प्रैक्टिस रिक्वायरमेंट क्या क्या है। जैसे अटॉर्नी या CPA को एक म्यूचुअल डिक्लेरेशन फाइल करना पड़ता है कि उसका करेंट क्वालिफिकेशंस जो है कंफर्म करते हैं। दूसरा बात है कि वो अपना अथॉरिटी को रिप्रेजेंट करते हैं कि आप क्लाइंट के सामने जाके मैं रिप्रेजेंट कर पाऊँगा, ये उसको अथॉरिटी पावर ऑफ अटॉर्नी दिया जाता है। सबसे बड़ी बात, वो डिसबर्ड और सस्पेंडेड नहीं होना चाहिए, क्योंकि डिसबर्ड और सस्पेंडेड होगा उसका मेंबरशिप तो वो आगे जाके प्रैक्टिस नहीं कर सकते। और एक चीज़ जो मैंने नोट में मेंशन की कि अनलिमिटेड राइट है प्रैक्टिस बिफोर दी IRS अटॉर्नी और CPA वो दिया गया है। नेक्स्ट होता है एनरोल एजेंट। इसका डेफिनेशन, जो CPA और अटॉर्नी नहीं होते वो एनरोल इंडिविजुअल्स होते हैं और टैक्स पेयर को रिप्रेजेंट करते हैं बिफोर दी IRS। और सबसे बड़ा बात, वो अगर रिप्रेजेंट नहीं कर सकते हैं जब तक वो IRS की तरह रिकॉग्नाइज नहीं हो, IRS उसको रिकॉग्नाइज करता है तो फिर आगे जाके वो रिप्रेजेंट कर सकता है टैक्स पेयर को। एक ID प्रूफ रहता है उसके पास, ऑथोराइजेशन रहता है, उसको पावर ऑफ अटॉर्नी दिया जा सकता है। हाँ, उसके बाद वो जाके आगे रिप्रेजेंट कर सकता है। और एक रिटन डिक्लेरेशन उसको फाइल करना पड़ता है कि उसका करंट क्वालिफिकेशन है, उसके पास लाइसेंस है, हाँ, उसके बाद PTIN है। तो वो सब अगर उसके पास रहेगा तो आगे जाके वो रिप्रेजेंट कर पाएगा, नहीं तो आगे वो रिप्रेजेंट नहीं कर पाएगा कोई भी टैक्स पेयर को। एक नेचुरल पर्सन होना चाहिए, कोई बिजनेस एंटिटी नहीं होना चाहिए। एक एनरोल इंडिविजुअल जो भी है, एनरोल एजेंट जो भी है वो इंडिविजुअल्स होना चाहिए, नेचुरल पर्सन होना चाहिए। US सिटीजनशिप कोई रिक्वायरमेंट नहीं है उसको। CPAs और अटॉर्नीज़ को एनरोल एजेंट करने का ज़रूरत नहीं है, वो चाहे तो कर सकते हैं, नहीं तो कोई मजबूरी नहीं है उसका। एक एनरोल एजेंट होने के लिए उसको क्या क्या चाहिए, क्या क्या एलिजिबिलिटी रिक्वायरमेंट है। कंडक्ट, जो पहले पहला बात तो रिक्वायरमेंट का क्या क्या है, कंडक्ट है, कैनॉट हैव कंडक्ट दैट वुड जस्टिफाई सस्पेंशन। उसके पास कोई सस्पेंशन, उसका मेंबरशिप जो भी है वो सस्पेंड नहीं होना चाहिए, वो डिसबर्ड नहीं होना चाहिए। तो उसको जो स्पेशल एनरोलमेंट एग्ज़ाम होता है, जैसे हम लोग देने जाएंगे पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, इसको क्लियर करना होगा उसको। उसके पास IRS का एक्सपीरियंस होना चाहिए, एटलीस्ट 5 ईयर्स ऑफ कंटिन्यूस IRS एम्प्लॉयमेंट होना चाहिए। कोई भी IRS एम्प्लॉयमेंट में रहना चाहिए उसको, एटलीस्ट 5 ईयर्स उसका एक्सपीरियंस रहना चाहिए। टेक्निकल एक्सपीरियंस है उसको टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन में तो भी रहना चाहिए उसको। और एक सुपीरियर ऑफिसर का अगर कोई रिकमेंडेशन आता है तो भी जाके वो IRS को रिप्रेजेंट, IRS में जाकर वो रिप्रेजेंट कर सकता है, कोई अगर कोई सुपीरियर ऑफिसर का कोई रिकमेंडेशन रहा तो। और ये हम लोग पहले ही पढ़ चुके हैं कि उसके पास अनलिमिटेड राइट है टू एक्सेस बिफोर द IRS। नेक्स्ट होता है एप्लीकेशन प्रोसेस। क्या क्या स्टेप्स फॉलो करना पड़ता है एनरोल एजेंट को कि आगे जाके वो एप्लीकेशन कर पाए। तो सबमिट प्रॉपरली कंप्लीटेड एप्लीकेशन, टेम्पोररी रिकॉग्निशन में भी ग्रांटेड इन एयर, कोई भी चीज़ में उसको टेम्पोररी रिकॉग्निशन दिया जा सकता है। IRS में रिक्वेस्ट एडिशनल डॉक्यूमेंट रिटन ओरल एग्जामिनेशन अगर हो, कोई भी उसको एडिशनल डॉक्यूमेंट अगर मांगता है IRS तो उसको देना पड़ेगा। कोई रिटन और ओरल एग्जामिनेशन होगा, उसको अंडर ओथ जाके उसको रिप्रेजेंट करना पड़ेगा। रिजेक्टेड एप्लीकेशन में अपील, अगर कोई IRS के सामने जाके हम लोग एप्लीकेशन करते हैं कि हम लोग जाके हम लोग टैक्स पेयर को रिप्रेजेंट करेंगे और उसको अगर रिजेक्ट किया जाता है तो उसको अपील करना पड़ेगा विदिन 30 डेज़, विदिन 30 डेज़ को अपील करना पड़ेगा, तो ही जाके वो फिर से वो ये होगा, नहीं तो वैलिड नहीं है। सक्सेसफुल एप्लीकेंट्स रिसीव्ड एन एनरोल, जो भी सक्सेसफुल एप्लीकेंट होता है उसको एक एनरोलमेंट कार्ड इशू होता है, और एनरोलमेंट कार्ड के बिहाफ पे वो आगे जाके कोई भी रिप्रेजेंट कर सकता है कोई भी टैक्स पेयर को। स्पेशल केस फॉर्म 1040 सीरीज़ प्रिपेयर जैसे होता है कि ये जो प्रिपेयर होता है कि वो 1040 जो सीरीज़ होता है रिटर्न वो नहीं कर सकते, लेकिन 1040 PR 1040 SS जो होता है वो रिटर्न फाइल कर सकते हैं। आगे हम लोग पढ़ेंगे इसके बारे में। और लेकिन वो 1040 सीरीज़ के जो रिटर्न हो वो प्रिपेयर नहीं कर सकते, ये नॉन फॉर्म 1040 सीरीज़ प्रिपेयर। ये रिटर्न साइन, सबसे बड़ा बात है कि जो रिटर्न वो मैंने प्रिपेयर करते हैं उसको साइन करना पड़ेगा, ठीक है, वो बिना साइन के वो वैलिड रिटर्न नहीं है। रिप्रेजेंट टैक्स पेयर फॉर ओनली फॉर 1 ईयर, ओनली फॉर द ईयर एंड रिटर्न दे साइन बिफोर द सर्टेन IRS पर्सनल एग्जाम्पल रेवेन्यू एजेंट। उसको जो टैक्स पेयर को रिप्रेजेंट करें फॉर द ईयर और जो रिटर्न उसने प्रिपेयर किया है, साइन किया है, जिसको वो IRS के सामने जाके वो रिप्रेजेंट कर सकते हैं। लिमिटेड प्रैक्टिस विदाउट एनरोलमेंट, अब किसके पास जो लिमिटेड प्रैक्टिस है
जो बिना एनरोलमेंट के भी जाके वो लिमिटेड प्रैक्टिस कर सकते हैं आईआरएस के सामने। कोई भी टैक्स पेयर को रिप्रेजेंट कर सकते हो। आईआरएस तो अलाउ किया गया है कि रिप्रेजेंट कर सकते हैं आप विदाउट फॉर्मल एनी एनरोलमेंट। आपको एनरोलमेंट का कोई ज़रूरत नहीं है। आगे जाके आप कोई भी टैक्स पेयर को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। कोई लिमिटेड प्रैक्टिस ऑब्वियसली उसको उसको राइट दिया गया है कि आप लिमिटेड प्रैक्टिस में जाके उसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। जैसे फैमिली में अब देखा जाए, फैमिली में क्या कोई कोई इमीडिएट फैमिली मेम्बर है, मैंने मान लो आप अपने पापा को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ठीक है, तो ये अनपेड मोड में होगा। इसके लिए कोई आप पेमेंट नहीं ले रहे हैं, आप पापा को जाकर रिप्रेजेंट कर रहे हैं। कोई भी अपना सन अपने पापा को जाकर रिप्रेजेंट करता है तो ये फैमिली मैटर हो गया। फैमिली को जाकर आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए फॉर्मल एनरोलमेंट कोई ज़रूरत नहीं है। उसके लिए आईआरएस अलाउ कर सकते हैं रिप्रेजेंटेशन। दूसरा हो गया एम्प्लॉय। एम्प्लॉय तो एम्प्लॉयर को रिप्रेजेंट कर सकता है। अगर वो फुल टाइम एम्प्लॉय है तो एम्प्लॉयर को जाकर वो रिप्रेजेंट कर सकता है। कोई जनरल पार्टनर और कोई फुल टाइम एम्प्लॉय अगर है तो पार्टनरशिप को रिप्रेजेंट कर सकता है। कोई कॉर्पोरेट ऑफिसर है, कोई एम्प्लॉय है जो कॉर्पोरेशन को रिप्रेजेंट कर सकता है कंपनी के बिहाफ पे। कोई फिड्यूशियरी, कोई ट्रस्टीज, एग्जीक्यूटिव्स, कोई एडमिनिस्ट्रेटर है जो कोई स्टेट को, ट्रस्ट को एज ए फिड्यूशियरी रिप्रेजेंट कर सकता है। कोई ओवरसीज में है तो आउटसाइड द यूएस भी अलाउ है कि आगे जाके वो रिप्रेजेंट कर सकता है। कि स्टूडेंट, कोई लॉ का और सीपीए का कोई स्टूडेंट है, वो लिमिटेड रिप्रेजेंटेशन के लिए वो अप्लाई कर सकता है। और स्पेशल ऑथोराइजेशन जैसे ग्रांटेड, कोई आईआरएस किसी को ग्रांट दिया है कि आप जाके टैक्स मैंने टैक्स पेयर को रिप्रेजेंट करो, तो अगर वो स्पेशल ऑथोराइजेशन है तो जाके वो लिमिटेड प्रैक्टिस कर सकता है बिफोर द आईआरएस। नेक्स्ट हो गया कि किसको फॉलो करना चाहिए सर्कुलर 230 रेगुलेशंस। सो एनी पेड प्रिपेयर जो टैक्स रिटर्न प्रिपेयर करने के लिए जो पैसा लेते हैं, जो फीस लेते हैं, वो एनरोल हो या एनरोल नहीं हो, जो प्रिपेयर करते हैं सब्सटेंशियली असिस्ट करते हैं प्रिपेयरिंग टैक्स रिटर्न और रिफंड क्लेम, कोई भी रिटर्न को प्रिपेयर करते हैं और उसका सब्सटेंशियल पोर्शन अगर वो प्रिपेयर करते हैं, कोई भी रिफंड में कोई क्लेम से उसका रिफंड के लिए वो ये करते हैं, अप्लाई करते हैं, तो ये उसका माने इसको फॉलो करना है। सर्कुलर 230 रेगुलेशन फॉलो करना होगा उसको। उसका ड्यूटीज़, उसका रेस्ट्रिक्शंस, उसका डिसिप्लिनरी रूल्स सब कुछ सर्कुलर 230 पे मेंशन है। तो कौन आगे प्रैक्टिस नहीं कर सकता है आईआरएस की? जैसे अनऑथोराइज और प्रोहिबिटेड पर्सनस जो है, जैसे मेंबर ऑफ कांग्रेस अगर होगा, नहीं, वहाँ पर भी बहुत सारे पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं। अगर उसका पॉलिटिकल पार्टीज़ का कोई मेंबर्स है, हाँ, कांग्रेस का, तो वो आगे जाके अनऑथराइज और प्रोहिबिटेड पर्सन माना जाता है। और वो अगर वो इन्वॉल्व है फॉर कंपनसेशन तो भी वो उसको प्रैक्टिस कंसिडर नहीं किया जा सकता है। कोई फेडरल एम्प्लॉयज़ है, अगर वो फैमिली को फिड्यूशियरी एज ए फिड्यूशियरी और एज ए फैमिली मेम्बर वो रिप्रेजेंट करता है तो ठीक है, लेकिन कोई फेडरल एम्प्लॉयज़ है वो रिप्रेजेंट नहीं कर सकता। स्टेट टैक्स एम्प्लॉयज़, अगर कोई फेडरल मैटर्स में रिलेटेड कोई ये है मैंने स्टेट टैक्स एम्प्लॉयज़ है तो वो भी रिप्रेजेंट नहीं कर पाएगा। कोई कन्विक्टेड इंडिविजुअल्स है, जो कोई ऑफेंसेस के साथ जुड़ा हुआ है, कोई डिसऑनेस्टी और ट्रस्ट उसके ऊपर है, तो वो कन्विक्टेड इंडिविजुअल्स माना के जाएगा और उसको वो रिप्रेजेंट नहीं कर पाएगा। अन एनरोल रिटर्न प्रिपेयर जो होता है कि लिमिटेड रिप्रेजेंटेशन कर सकता है। अन एनरोल जो रिटर्न प्रिपेयर है वो रिप्रेजेंट करता है टैक्स पेयर को फॉर द स्पेसिफिक रिटर्न दे प्रिपेयर, मैंने जो रिटर्न वो प्रिपेयर करेगा उसको उसके बिहाफ पे वो आगे टैक्स पेयर को रिप्रेजेंट कर सकता है। एंड ओनली बिफोर रेवेन्यू एजेंट्स और कस्टम सर्विस रिप्रेजेंटेटिव्स, कोई अपील में जाके वो लीगल पर्सनल के हिसाब से वो रिप्रेजेंट नहीं कर पाएगा। कोई रेवेन्यू एजेंट के सामने वो कस्टमर सर्विस रिप्रेजेंटेशन जो है, रिप्रेजेंटेटिव जो है, उसको उसके सामने जाके रिप्रेजेंट कर सकता है। और जो सबसे बड़ी बात है, जो जो रिटर्न उसने प्रिपेयर किया है स्पेसिफिक, उस रिटर्न के अगेंस्ट वो आगे जाके वो रिप्रेजेंट कर सकता है। नेक्स्ट हो गया ओवरसाइट ऑफ प्रैक्टिस के आईआरएस कमिश्नर और डेलीगेट जो भी है वो प्रोसेस करते हैं, एनरोलमेंट एप्लीकेशन को प्रोसेस करता है। उसका जो काम है प्रैक्टिस करने के लिए, कोई इंक्वायरी कंडक्ट करता है, डिसिप्लिन जो प्रोसीडिंग्स है उसको फॉलो करता है, कंप्लायंस करता है विद सर्कुलर 230। ये मैंने आईआरएस और कमिश्नर और डेलीगेट करते हैं। आईआरएस कमिश्नर से होता है और डेलीगेशन से होता है, ये इन लोगों का काम है, उसको करना पड़ेगा। पीटीएन रिक्वायरमेंट जो है, पीटीएन होता है कि प्रिपेयर टैक्स आइडेंटिफिकेशन नंबर, हम लोग को पीटीएन जैसे लेना पड़ेगा। तो हम लोग पीटीएन अगर नहीं लेंगे तो हम लोग एग्ज़ाम भी नहीं दे पाएंगे और आगे हम लोग आगे जाकर प्रैक्टिस भी नहीं कर पाएंगे। तो प्रिपेयर टैक्स आइडेंटिफिकेशन नंबर चाहिए इसके लिए। सो रिक्वायर्ड फॉर एनी स्टेट प्रिपेयर जो ऑन द बेसिस ऑफ फीस लेके जो हम लोग रिटर्न प्रिपेयर करते हैं और फेडरल रिटर्न और रिफंड क्लेम, सो कैन बी ऑप्टेन ऑनलाइन। हम इसको ऑनलाइन भी दे सकते हैं और प्रिपेयर एप्लीकेशन के थ्रू भी दे सकते हैं। और इसको एनुअली रिन्यूअल करना ये मैंडेटरी है, इसको एनुअली रिन्यू किया जा सकता है। तो उसके लिए पीटीएन रिक्वायरमेंट चाहिए। और हम लोग यूनिट 1.1 को यहाँ
ख़त्म करते हैं और आगे हम लोग यूनिट 1.2 पे भी आएंगे।